आज हमारा 100 सवाल होंगे, यानी लास्ट 2023 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप डेट भी देख सकते हो किसका है, ये यूके पीसीएस का है, पटवारी लेखपाल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्पेशली उत्तराखंड वाले जिनको मैंने पहले पढ़ाया था, उनकी डिमांड थी कि मैम हमारा उत्तराखंड का पेपर है, पटवारी का पेपर है, या पीसीएस लेवल का जो भी क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करा दीजिए। तो आज एक और रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इसके साथ मैनेज कर लेना। आपको ये थ्योरी लग रहा होगा बट ये क्वेश्चंस है, क्योंकि हमारे जो टाइपिस्ट साहब हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज, बीमार चल रहे थे, और इस चक्कर में उन्होंने फिर भी इन्होंने बहुत मेहनत किया, ये इसका क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। उन्होंने ढूंढा इसको टाइप जैसे तैसे करके, लेकिन उन्होंने किया किसी और में था, यहाँ आते आते ये ऐसा बन गया है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। चलिए आज की क्लास एकदम मुद्दे पे स्टार्ट करते हैं। हमारा सवाल जो है ऑलमोस्ट 100 सवाल हम करने वाले हैं, और 100 सवालों के बारे में, और यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 10 सवाल आपके सामने हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो पहला हम सबको पता है कि जब पटवारी या उत्तराखंड के एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो हिंदी का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। जिसमें इवन स्टेट लेवल पे कोई भी आप एग्जाम देते हो तो उसमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल रहता है। अभी उत्तर प्रदेश का पीसीएस का भी है, यूपी पीसीएस का भी है, यूपीएसआई का भी आने वाला है, तो उसमें हिंदी का बड़ा रोल रहता है। हम उत्तर प्रदेश में भी पढ़ने वाले हैं, कुछ दिन में हम उत्तर प्रदेश का एक मैराथन लेंगे पीसीएस लेवल पे, और स्टेट का हम आराम से पढ़ेंगे, यूपीएसआई का, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड का। तो जो भी बच्चे उत्तराखंड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए स्पेशली है, जिनको मैंने पहले पढ़ाया है, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैम हमें ये कराइए। तो पहले सवाल पर चलते हैं, और फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है, ये हिंदी है। पहले मैं बता दूं कि फर्स्ट पार्ट में हिंदी के बारे में बात जो यहाँ पे कही गई है, ठीक है, हिंदी हम पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी में अगर बात की जाएगी, हाँ इतना मोटा पेन, अच्छा। तो क्या है, जनरल हिंदी में पहले हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरा लोकित्या का सही अर्थ क्या है। यानी इसका सही अर्थ हमें बोलना है किसके बारे में, उपदेश जो शब्द है, कुशल उपदेश जो है इससे रिलेटेड है, तो इसके बारे में बात की जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, दूसरों को सीख देते रहो, बिल्कुल भी नहीं। सीख मतलब सही है, लेकिन देते रहो, रहो जो यहाँ शब्द आ रहा है ये मे बी इससे इंक्लूडेड नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरों को सीख देना सरल है, दूसरों को सीख लो, कुछ भी सीखा करो, ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर, दूसरों को सीख देना सरल है, ठीक है। कह रहा है कि पर उपदेश कुशल बहुत्र, यानी दूसरों को उपदेश देना क्या है, आसान होता है, इजी होता है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये कह रहा है क्या कि जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूसरे की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है। पहले बता दूं निश्चय के बारे में, यहाँ निश्चय वर्ड को पकड़ लेना, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है अनिश्चयवाचक, बिल्कुल भी नहीं। निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, हम सबको पता है जब हम संधि वगैरह, ये जब हम व्याकरण पढ़ते हैं हिंदी का, अब देखो मैं हिंदी की टीचर नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ रखा है तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। जिस कार्य को करने का एकदम परफेक्ट यानी निश्चित कह सकते हैं ना, फिक्स हो कि ये काम होना ही होना है, किसी कार्य को करने के लिए निश्चित किया गया हो, तय किया गया हो कि इस समय पे ये कार्य कैसे भी होना है, मतलब निश्चित तय किया गया हो, उसको निश्चयवाचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक कहा जाता है। यहाँ संबंधवाचक किसी दो व्यक्तियों के बीच के संबंधों के वर्णन को कहा जाता है। प्रश्नवाचक जैसे कहते हैं ना कि क्या राम अपने घर गया, यहाँ पे क्या जो प्रश्न किया गया है, किसी व्यक्ति या किसी कार्य से संबंध में कोई प्रश्न से रिलेटेड कोई बात कही जाती है तो प्रश्नवाचक में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे निश्चयवाचक के बारे में बात कही गई। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है। यानी जिस शब्द से किसी वस्तु, यानी यहाँ पे बात कही जा रही कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, पहले तो व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सा कहा जाता है। देखो जाति और समूहवाचक दोनों अलग है। भाव में भाववाचक यानी फीलिंग्स इंक्लूडेड हो जाती, वो भाववाचक में आ जाता है, और समूह में ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात कही जाती है। जाति में
किसी वस्तु के बारे में भी बात की जाती है, वो जाति में, तो लड़का लड़की ये जाति की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका आंसर जो हमारा होगा सी होगा, व्यक्तिवाचक। क्या है, थर्ड का आंसर जो है व्यक्तिवाचक है। थर्ड का आंसर हमारा व्यक्तिवाचक है, ठीक है। एक बार उत्तराखंड वाले पहले जल्दी जल्दी से आ जाओ भाई, आप लोग के लिए पढ़ा रही हूँ और आप ही लोग इंक्लूडेड, यहाँ आप ही लोग नहीं रहोगे तो कैसे काम चलेगा। उत्तराखंड वाले आ जाओ। चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, शुद्ध शब्द का चयन कर, यानी शुद्ध यानी जो एकदम राइट शब्द है उसके बारे में चयन करना है। अनुकूल, अनुकूल देखिए मात्राओं पे ध्यान दीजिएगा, आप इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसमें और इसमें कंफ्यूज जो है नहीं होना है, क्योंकि आपको लगेगा कि मैम इस वाले में जो है ये भी तो अनुकूल लिखा है, ये भी अनुकूल लिखा है। पहले तो इनको रफ कर देते हैं ना। चलिए इसका क्या था, व्यक्ति पे लगा देते हैं, इसका क्या था, निश्चयवाचक, और इसका दूसरा था, ठीक है। इसका क्या होगा, अब देखिए एक तो अनुकूल ये वैसे ही गलत हो रहा है, इसमें और इसमें और इसमें फर्क करना है। देखिए अनुकूल लिखते कैसे, मात्राओं का फर्क होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, फोर्थ का अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो अनुकूल से रिलेटेड है। यानी देखो इसमें भी ये वाली मात्रा नहीं आती है, और इसमें अगर ये बात की जाएगी तो इसमें ये वाली तो आएगी, लेकिन ये वाली मात्रा ऐसे होनी चाहिए, ये वाला, तो हमारा सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी क्या है हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, अगर इसके बारे में बात करें तो कह रहे इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है, मतलब वर्तनी के हिसाब से अगर बात की जाए कि लिखावट में, यहाँ पूछ रहा है कि लिखावट के मामले में कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध शब्द है, वो हमें इसके बारे में जो है बताना है, ठीक है। कौन सा वर्तनी का है, सांसारिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक नहीं होता, शाह होता है यहाँ पे, पारिवारिक, पारिवारिक। तो वर्तनी के हिसाब से हमें शुद्ध शब्द बताना है, तो साप्ताहिक इज द राइट आंसर, ठीक है। साप्ताहिक इज द राइट आंसर, इसके बारे में याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सरकारी या स्वतः शासन निकाय या स्थानों का निर्णय, प्रतिवेदन आदि के जनसाधारण की यहाँ पे बात कर रही है कि जनसाधारण से क्या है, जनसाधारण कहाँ गया, जनसाधारण के सूचकांक समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। यानी प्रेस विज्ञापन की यहाँ पे जो है बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है, प्रेस विज्ञापन की यहाँ पे बात की जा रही है। जो प्रेस होती है ना, न्यूज वगैरह आप लोग देखते हो, उसके यहाँ पे उसके बारे में जो है बात कही जा रही है, ठीक है। वहीं अगला सवाल पे हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अगर 7 पे बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अल्प विराम का उपयोग, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है, अंत में, मध्य में, प्रारंभ में या कहीं भी। देखिए अल्प विराम जो लगाया जाता है वो कहाँ लगाया जाता है, वो ज्यादातर केसेस में मतलब मध्य में लगाया जाता है, तो बी इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक। अगला सवाल चलते हैं। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वें नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो 8वां नंबर कह रहा है अनाजी शब्द का विलोम, अनाजी शब्द का विलोम बताना है। अनाजी का मतलब क्या होता है, इसका फलहारी, सनाजी, नियाजी, कामकाजी। कामकाजी तो काम करने वाले को कहते हैं, नियाजी जो होते हैं वो इस्लाम में आ जाते हैं तो उनको नहीं कहा जाता है, तो दो हमारे वैसे ही खत्म। सनाजी क्या है, ये कोई शब्द नहीं बनता है, तो ये भी अपने आप में खत्म। देखिए नाजी यानी अन्न से संबंध में है, तो इसका जो आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। फलहारी की यहाँ पे जो है बात कही जा रही है, जो अन्न ना खाए, अन्न ना खाने वाले को क्या बोलाते हैं, अनाजी, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, फलहारी होगा, यानी फल खाने की यहाँ पे जो है बात कही जा रही है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, अगर इसके बारे में बात करेंगे, कह रहा है कि कह रहा है कि मंद गंध पुष्पमाला पाट पाट शोभ श्रीपट नहीं रहा,
नहीं रही। क्या है कि मंद गंध पुष्प माल पाट पाट शोभ श्री पट नहीं रही। इन पंक्तियों की रचनाकर कौन है, मतलब किसने इस पंक्ति को रचना की थी, किसने लिखा था? तो नागार्जुना थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मंगलेश्वर डबराल या ऋतुराज। हमें पहली बात तो इसका आंसर हमारा बी होगा, यानी कौन होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यहाँ पे बात हो रही है। और हम सबको पता है, जो उत्तराखंड वाले हैं उनको पता होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे वो उत्तराखंड से थे। कहाँ से थे? उत्तराखंड से जी। जब मैं बच्चों को उत्तराखंड पढ़ा रही थी तो वो वहाँ बारे में, हमने उनके घर के बारे में भी बात की थी, शायद रानीखेत की कहाँ पे हमने जब पढ़ाया था तब हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। ठीक है, अगला सवाल हमारा चलता है क्वेश्चन नंबर, अगर हम 10th के बारे में बात करेंगे, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है इसके बारे में अगर बात किया जाए, ये कह रहा है कि अंग अंग खिल उठना, अंग अंग खिल उठना में मुहावरे का अर्थ बताइए। थक जाना बिल्कुल भी नहीं। बोलते हैं ना कुछ अच्छा काम, बहुत अच्छा काम हो जाता है। जैसे आपने किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और अचानक, मतलब प्रिपरेशन के बाद आपने एग्जाम दिया और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो अंग अंग उसमें खुश हो जाता है। किसके? आपके पेरेंट्स का, आपका। बहुत ज़्यादा लोग खुश हो जाते हैं उसमें। क्या हो जाता है? अंग अंग खिल उठना होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा? प्रसन्न होना, नींद आना, क्रोधित होना? बिल्कुल भी नहीं। एक ही आंसर जो है इसका मैचिंग का है, प्रसन्न होना इस मुहावरे का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है? यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की यहाँ पे बात की जाएगी, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर की बात की जाएगी। तो इसके अंदर क्या नहीं आता है? तो रेडियो, टेलीविजन, ऑप्शन नंबर सी समाचार पत्र, या डी या इंटरनेट। पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक में बात होगी तो इंटरनेट तो आता ही आता है, टेलीविज़न बिल्कुल ही आता है और रेडियो भी आता है। क्या नहीं आता है? तो वो नहीं आता है समाचार पत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि बताने की नीड है कि समाचार पत्र क्यों नहीं आता है। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करेंगे तो ये कह रहा है कि कठिनाई शब्द का, अगर कठिनाई शब्द के बारे में बात की जाएगी, कठिनाई शब्द के बारे में कह रहा है ये, एक सेकेंड ना। ठीक है, ठीक है, चलिए सवाल पे आते हैं। ठीक, हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करेंगे तो इसमें कह रहा है कि कठिनाई शब्द का प्रयुक्त पर्याय क्या है? यानी आई ई माई ई, यानी जो कठिनाई, ये इसके बारे में बात कर, कठिनाई आ रहा है, याद रखिएगा। तो ये खत्म है। नाई तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अ का डंडा आता है, यानी प्रोनाउंसिएशन में अ आता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आई होगा, यानी कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात 13, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कृति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा? यानी कृति की यहाँ पे बात हो रही है कि कृति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो पहला ऑप्शन हमारा अकृतिक, सुकृतिक या अनुकृतिक या प्रकृतिक। तो देखिए, कृतिक का अगर पूछेगा तो आपको विपरीत शब्द क्या होगा? अप्रकृतिक की यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। 14 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि महर्षि, महर्षि का क्या है? महर्षि का सही संधि विच्छेद होना, विच्छेद होगा। महर्षि जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करना होता है। आपको पता है ना, दो शब्दों को तोड़ दिया जाता है और उन शब्दों को तोड़ने के बाद जो संधि विच्छेद होता है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा?
ऋषि बिल्कुल नहीं, महा प्लस ऋषि, महान प्लस ऋषि या महंत ऋषि, तो इसका जो महर्षि का होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, महा प्लस ऋषि की यहाँ पे बात हो रही है, महर्षि। यानी यहाँ पे आपको री नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप तोड़ते हो तो आपको पता चल जाता है। ठीक है, अगला सवाल हमारा 15 नंबर सवाल पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, 15 नंबर के बारे में बात करेंगे। तो 15 नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा में कौन सा वाक्य का रूप है, यानी कौन से यहाँ पे वाक्य का रूप है? तो क्या सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य है या साधारण वाक्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी ये संयुक्त वाक्य है, माफ करिएगा। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। कनक कनक ये वाला जो है, ये अगर आपने 11th या 12th में हिंदी पढ़ी होगी, इवन आपने 10th तक भी हिंदी पढ़ी होगी, 10वीं और 9वीं 10वीं की हिंदी में भी ये आता था। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, ये बहुत पुराना है। मैं इसको पढ़ते ही मेरे को अभी जस्ट याद आया, मैंने इससे पहले इस सवाल को देखा ही नहीं था। कनक कनक ये जो शब्द है ना, ये बहुत पुराना है और स्कूलिंग टाइम में भी इसके बारे में जो है पूछा जाता था। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो कह रहा है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, इसमें कौन सा अलंकार है? यानी देखो, जो कुछ, अगर ये मुझे इसका बहुत मतलब नहीं पता क्योंकि मैं हिंदी नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन सवाल है आपके और मुझे समझाना बहुत ज़रूरी है। बट इसमें इतना मुझे पता है कि कनक कनकते 100 गुना मदक अधिकाय, यानी मतलब जिसको मिल जाए वो भी खुश हो, ना मिले वो भी खुश हो जाए, मतलब आई डोंट नो इसका मतलब, माफ़ करिएगा। मुझे इसका सीधा आंसर मैं बता देती हूँ। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार की यहाँ पे जो है बात कही गई है। एक समय था जब मैं हिंदी में बहुत अच्छी हुआ करती थी और स्कूल टाइम में मैं अपनी क्लास के बच्चों को हिंदी बहुत अच्छे से समझाती थी। और एक आज का टाइम है कि मैं जानबूझ के पंगे नहीं ले रही हूँ, क्योंकि हिंदी जो ऐसा वर्ड है कि इसकी हिंदी शब्दों की बहुत सारी मीनिंग निकलती है और इसलिए मैं नहीं छेड़ूंगी और फिर हम सवाल करेंगे। 17 नंबर सवाल के बारे में बात करेंगे। 17 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि तीर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यानी तीर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तार है, टुकड़ा है, सर है या सिर है? तीर का पर्यायवाची शब्द जो है सर होता है, याद रखिएगा। 18 बर्बर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बर्बर शब्द का विलोम शब्द, ठीक है, बर्बर शब्द का बेबस, सभ्य, जानकारी, आधुनिक। सभ्य इज द राइट आंसर। 18 का बी होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करेंगे। ये कह रहा बागिरिश का संधि विच्छेद क्या है? यानी बागिरिश जो शब्द है इसका संधि विच्छेद के बारे में जो है यहाँ पे बात कर रहा है। तो इसका क्या होगा? वक प्लस इश, वक प्लस इश। इसका जो राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करेंगे। सवाल हमारा 20 पहुंच गए हम, उसके बाद थोड़ा सा मेरे टाइप के सवाल आ जाएंगे जनरल नॉलेज वाले, जिसमें थोड़े हम ठीक हैं। चलिए 20 नंबर सवाल के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि सहिता लहरी कह रहा है कि सहिता लहरी रचना के रचयिता, सहिता लहरी के रचयिता के अगर बारे में बात करेंगे तो वो कौन थे? कौन से सवाल पे थे हम लोग? 20वें पे थे ना? हाँ, 20वें नंबर पे थे। सहिता के बारे में कह रहा है कि लहरी के रचयिता कौन थे? यानी प्रेमचंद थे, सूरदास थे, देव थे या वीर बिहारी थे? इनमें से कौन थे? तो देखिए, सहिता जो है लहरी शब्द से ही पकड़ लीजिएगा, लहरी शब्द से पकड़ लीजिएगा कि किसका नाम आता है? सूरदास का नाम आता है। ठीक है, अब आते हैं मेरे जोन में, यानी सामान्य ज्ञान की यहाँ पे बात हो रही है। जनरल नॉलेज के कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज एक क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करेंगे आज की क्लास में हम। हमारा अगला सवाल के बारे में बात करेंगे। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात की जाएगी। तो ये क्या कह रहा है? लूनी नदी निम्नलिखित में से किस मानसून के समय किसमें गिरती है? उसके बारे में जो यहाँ पे बात कर रहा है। मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, सी गंगा सागर में या डी अरब सागर में? लूनी नदी की जब बात होगी तो याद रखिएगा ये अक्सर कहाँ गिरती है? ये जाने के बाद अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, इधर पड़ता है अरब सागर। कहाँ गिरती है ये गिरती है अरब सागर में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी तो आपको पता है ना, और गंगा सागर तो बंगाल के पास शायद पड़ता है ना।
मतलब ये वाला जो है इधर बंगाल की खाड़ी इधर ही पड़ता है शायद गंगा सागर वो, और इधर पड़ता है यहाँ गुजरात के जस्ट नीचे गोवा वाला जो एरिया है इधर पड़ता है कौन सा आज पड़ता है अरब सागर। तो लूनी नदी कहाँ जाके गिरती है, ये जाके गिरती है अरब सागर में। अगला सवाल हमारा चलते हैं, कह रहा 22 नंबर सवाल क्या कह रहा, पुलिकट झील के मध्य में स्थित, पुलिकट जो झील है उसके मध्य में स्थित उड़ीसा कौन सा स्थित है, पुलिकट झील के मध्य में क्या स्थित है, उड़ीसा पश्चिम बंगाल के या केरल कर्नाटका के, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के या कर्नाटका महाराष्ट्र। मध्य पूछ रहा है कि जो पुलिकट है, पुलिकट झील जो है किसके मध्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो हमारा है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी की यहाँ पे बात हो रही है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में क्या है ये जाकर स्थित है। अगला सवाल हमारा चलते हैं 23 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जैव विविधता जो है कहाँ पर है, समशीतोष्ण वर्षा वन, डैग या उष्णकटिबंधीय वन, तीसरा डी नहीं है क्या, डी भी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर अगर हमसे पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर है सी, उष्णकटिबंधीय जो वन है उसके बारे में, वर्षा वन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि वहां पे क्या होती है, सर्वाधिक जैव विविधता जो है हमें देखने को मिलती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल हमारा 24 नंबर सवाल पे, ठीक है, 24 नंबर सवाल पे चलते हैं। यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं, एक सेकेंड, हाँ यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए अगला सवाल चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करेंगे तो कह रहा है बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में ये कह रहा है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या हुगली है, सांगपो है, पद्म है या लोहित है, पद्म इज द राइट आंसर। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है पद्म नदी से, पद्मा नदी बोला जाता है, माफ करिए पद्मा नदी बोला जाता है किसको, गंगा को, ठीक है। वहीं बात करेंगे VR अंबेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है। आप सभी को पता है भीमराव अंबेडकर ने क्या तैयार किया था, उन्होंने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, किसने, भीमराव अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट तैयार किया था। और अगर बात की जाएगी तो उन्होंने किसको जो है संविधान की आत्मा कही है, तो अगर उसका आंसर तो देखा जाए तो कौन सा है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 32, यानी उन्होंने किसको कहा था, तो यहाँ पे बात हो रही है अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32 को उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि संविधान की क्या है, आत्मा है, ठीक है। निम्न क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है, याद रखिएगा कि गणनात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन या एकल कृत्य न्यायालय या मौलिक कर्तव्य, मौलिक यानी फंडामेंटल्स ड्यूटीज बिल्कुल है हमारा, तो ये नहीं में तो खत्म ही नहीं होगा। गणनात्मक शासन प्रणाली बिल्कुल है, रिपब्लिक इंडिया है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा नहीं बताना है हमें, ना का आंसर हमें देना है, तो बी कौन सा था, एकात्मक शासन प्रणाली बिल्कुल भी नहीं है। भारत में एकात्मक शासन प्रणाली थोड़ी है, भारत में एकात्मक शासन प्रणाली नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, 27 नंबर सवाल पे चलते हैं। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, यानी हमारा जो मौलिक फंडामेंटल्स राइट्स की यहाँ पे बात हो रही। राइट्स में और ड्यूटी में फर्क होता है, याद रखिएगा, राइट्स और ड्यूटी दोनों अलग अलग होती हैं। अभी ड्यूटीज थी ना यहाँ पे, ये दोनों अलग अलग होती हैं। दोनों में हमें बताया गया है कि ड्यूटीज जो होती है कि हमें कैसे कार्य करना है, यानी अगर फॉर एग्जांपल कि नेशनल एंथम बज रहा है तो वहां पे खड़े हो जाओ, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है।
राइट्स ये है कि मुझे बोलने की राइट्स, स्पीकिंग का बोलते हैं ना, स्पीकिंग का राइट्स है, एजुकेशन का है, जो 7 से 14 वर्ष की राइट्स होते हैं वो है। उसके अलावा जितने भी हमारे फंडामेंटल्स राइट्स हैं हम सबको पता, उसके बारे में बात हो रही। ड्यूटीज जो है वो अलग होती है, तो दोनों को लेके कंफ्यूज मत होना। कर्तव्य जो होता है कि देश के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं वो ड्यूटीज में आ जाता है, और कुछ राइट्स वो होते हैं जो सरकार हमें देती है, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, अपने भारत में किसी भी राज्य में रहने की आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता, इतनी सारी स्वतंत्रता है फंडामेंटल्स राइट्स में, बहुत सारी हैं। ठीक है, 8-10 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करेंगे तो ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक अधिकार। अभी मैंने बताया इन सारे अधिकारों के बारे में कि ये जो अधिकार हैं, ये जो अधिकार हैं, अभी मैं इन्हीं के बारे में बात कर रही थी कि क्या है। देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले हुआ करता था, याद रखिए, संपत्ति का अधिकार पहले हुआ करता था, लेकिन बाद में जो है इसको हटा दिया गया, क्योंकि संपत्ति का अधिकार, इसका जो आंसर होगा वो यही है। क्यों नहीं हो सकता संपत्ति का अधिकार? देखिए, किसी अभी मेरे को मौका मिलेगा जब मुझे आपको पॉलिटी पढ़ानी होगी, तो इंडियन पॉलिटी जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें हम इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारे धाराओं के बारे में, और क्यों कैसे ये सारी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम सवाल कर रहे हैं, इसलिए उससे थोड़ा थोड़ा जानने की आपको नीड है। संपत्ति का अधिकार इसलिए हटा दिया गया क्योंकि अगर संपत्ति का राइट्स हो गया तो जैसे हम जीएसटी पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, और रेड वगैरह जो घरों में पड़ते हैं, ईडी वगैरह, क्योंकि अगर संपत्ति का अधिकार आपको मिल जाता है तो आप इस घर को पूरा भर लोगे। ये जो हॉल है इसको पूरा भर सकते हो आप, फिर कोई आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता, गवर्नमेंट आप पे छापा नहीं मार सकती, क्योंकि आपके पास संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। लेकिन इसीलिए इसको चेंज कर दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि इस पर रोक लग सके। कोई फिर ऐसा होगा तो कोई इतना अमीर हो जाएगा कि गरीब और गरीब हो जाएगा, अमीर और अमीर हो जाएगा। ठीक, तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इस पर चेंजेस लगाए थे। तो इसका जो आंसर होगा 27 का अगर बात की जाएगी तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी समानता का अधिकार है ही हमारे पास, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये इंक्लूडेड है मौलिक राइट्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या कह रहा है 28? ये कह रहा है कि भारत का मौलिक अधिकार विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? मौलिक अधिकार में क्या सही नहीं है? सामाजिक आर्थिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा। क्या सही नहीं है? मौलिक अधिकारों के बारे में यहाँ पे जो है बात कर रहा है। तो देखिए, मैंने अभी बोला सामाजिक तो ठीक है, लेकिन आर्थिक न्याय क्या होता है? तो इसमें जो मौलिक राइट्स में ये नहीं आता है, इसका अपने तरीके हैं, इसके अपने अनुच्छेद वगैरह है, ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे बोलेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करेंगे, जो अपने आप में बहुत फेमस है और हर बार पेपर में पूछा जाता है, जो आयरलैंड से लिया गया था, याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केवल सामाजिक न्याय से, केवल आर्थिक न्याय से, या केवल राजनीतिक न्याय से, या इनमें से? क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा, इनमें इन सभी से, ये इन सभी से क्या है? संबंधित है। केवल सामाजिक न्याय, केवल आर्थिक न्याय, या केवल राजनीतिक न्याय, इन सभी से क्या है? ये इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 30 के बारे में बात करेंगे। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान और आचार संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 10, अनुच्छेद नंबर 12, अनुच्छेद नंबर 44। निम्न में से भारतीय संविधान से कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित? अनुच्छेद नंबर 24। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या है? अब 30 नंबर सवाल के अगर बारे में बात की जाएगी तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 44 की यहाँ पे बात हो रही है। 31 पे चलते हैं, हमारा 31 नंबर सवाल के बारे में बात करेंगे कि ये क्या कह रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों को न्यूनतम संख्या क्या है? 40 है, 50 है, 60 या 70 है? विधान परिषद का पूछ रहा है,
किसी और का मत लगा दीजिए। न्यूनतम यानी कम के बारे में बात हो रही है, तो ए यानी 40 यहाँ पे जो है इसके बारे में बात कर रही है। 32 नंबर सवाल पे चलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपको पता होगा स्कूल टाइम में ये सवाल बहुत पूछा जाता था। बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में अगर बात करेंगे, सवाल नंबर 32 के बारे में अगर बात करेंगे तो ये किससे जो है संबंधित है? ठीक है, इसके बारे में तो ये क्या भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, बी ऑप्शन है उच्च न्यायालय द्वारा, या डी जो है जिला न्यायालय द्वारा, या फिर डी ऑप्शन ए एवं बी दोनों के द्वारा। देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है किसी को अंडरग्राउंड या फिर क्या अभी डिटेन करना कहते हैं, इन शॉर्ट में डिटेन करना कह लो, कि किसी को कैद किया जाता है कुछ समय के लिए, उसके बारे में जिससे ये पता चले कि किसी इस व्यक्ति से देश को या समाज को खतरा है उस समय के दौरान, तो उसको उस समय के लिए क्या किया जाता है? कैद करके रखा जाता है। आपने अभी बीच में एसएससी का चला था तो आपने सुना होगा, एक मैडम जी हैं उनको डिजिटली डिटेन कर लिया गया था, तो वही वाली यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो बात किया जाएगा तो क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, ए एवं बी दोनों के द्वारा क्या किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, बी जो है उच्च न्यायालय द्वारा यहाँ पे जो है बात कही जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात करेंगे तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किससे प्राप्त होता है? यानी किससे प्राप्त है? गृह मंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या वित्त मंत्रालय द्वारा? अब देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की यहाँ पे बात हो रही है, यूपीएससी होता है ना, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, आयोग के द्वारा सदस्यों की सेवा की शर्तें, ये देखिए इनका जब सिलेक्शन होता है ना, तो ये तो एक सिविल ड्रेस में होते हैं, हम सबको पता है। और उसके अलावा बात की जाएगी, ठीक है, सिविल ड्रेस में होते हैं, और इनके बारे में अगर बात की जाएगी तो ये किससे संबंधित होते हैं? तो ये जो संबंधित तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में राष्ट्रपति से इनका संबंध होता है। हमने कल की कोई सी क्लास में हमने इसके बारे में जो है डिस्कस भी किया था कि राय मशवरा या सलाह देने की जब बात आती हो तो यूपीएससी के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो आईएएस वगैरह बनते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है और एक टाइम के बाद वो सलाहकार बनते हैं, तो वो इसी में जाते हैं। ठीक है, आईएएस वगैरह जो बनते हैं, तो ये किससे संबंधित है? ये सही संबंधित है, यानी राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ा क्या था? आलोचक था, यानी उसके खिलाफ हुआ करता था। रूसो क्या है? रूसो, मांटेस्क्यू, या फिर सी वाल्टेयर, या डी डाइटेरॉट? तो इसका जो आंसर होगा वाल्टेयर जो है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 35 नंबर, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका कौन सी जगह पे हमें बताना है? कि विशाखापट्टनम में हुई थी, ठीक है, चेन्नई में हुई थी, मुंबई में हुई थी, या कंडाल में हुई थी? इसका क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो विशाखापट्टनम, मुंबई, चेन्नई, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंडला में जो है इसकी क्या हुई थी? भारत में 1965 में क्या हुआ था? जोन को प्रशासन जोन जो है उसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कह रहा है? अगर इसके बारे में बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक सूत्र नहीं है? कौन सा मानव पूंजी का सूत्र नहीं है? स्वास्थ्य में निवेश, अंततः कार्य प्रशिक्षण, और सी कर्मचारियों को दिया गया ऋण, या सेवा में निवेश? मानव पूंजी का एक सूत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। कि क्यों इसमें ऋण के बारे में बात की जा रही है और कर्मचारियों को दिया गया ऋण की यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या कहता है? 37 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक सूत्र नहीं है? यानी मानव पूंजी के सूत्र के बारे में अगर हम बात करेंगे उसके बारे में कह रहा है। एक सेकेंड, 37 ना,
हाँ भी तो हमने 36 कर लिया था, जिसका आंसर सी था, कर्मचारी को दिया गया ऋण। क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है, पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा। इसका जो स्थान है वो तीसरे नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 37 का अगर आंसर के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? बी होगा। भारत तीसरे स्थान पे आता है फार्मा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त राष्ट्र के चार्ट को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल के प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? क्या वो महात्मा गांधी थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर अगर उनके बारे में बात की जाएगी जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर क्या विजय लक्ष्मी पांडे, या सर रामास्वामी मुदलियार थे। क्वेश्चन नंबर 38 का कह रहा है कि किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे? तो इसका जो आंसर होगा, सर रामस्वामी मुदलियार जो थे वो क्या थे? संयुक्त राष्ट्र के चार्ट के अंतिम रूप देने के लिए स्वीकार करने तो फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल के नेतृत्व करने इनके द्वारा जो है किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे बात करेंगे। भारतीय प्रामाणिक ऊर्जा आयोग 2022 में अध्यक्ष कौन बना था? यानी 2022 के एक तरह से देखा जाए तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। हाँ, 2022 में अध्यक्ष कौन बना था? अगर इसके बारे में के सीवन के बारे में बात करेंगे कि कौन बना था, के सीवन बने थे, कमलेश नीलकंठम व्यास बने थे, अजीत कुमार बने थे, या रमन नायडू बने थे? रमन नायडू नहीं। ठीक है। 22 की यहाँ पे बात हो रही है तो कौन बने थे? कमलेश नीलकंठ व्यास, जो वो क्या बने थे? परमाणु ऊर्जा जो होती है उसके आयोग के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे 2022 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में भी क्या है? भारत की महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है। भारत की में महिला राष्ट्रपति की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। तो इनके बारे में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? उड़ीसा व संथाली, उड़ीसा व भील, या उड़ीसा व भोटिया, उड़ीसा या ओरिना? तो हम सबको पता है उड़ीसा की तो है ही, लेकिन ये संथाली जो जनजाति है उनसे संबंध माना जाता है। जब उन्होंने शपथ लिया था तो उन्होंने इसके बारे में भी जिक्र किया था। ठीक है। क्या किया था? इसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था कि द्रौपदी मुर्मू संथाल जो जनजाति है उनसे संबंध रखती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में बात करेंगे कि 41 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि शार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज है? शार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज है? इंदिरा गांधी की, जिया उर रहमान की, या अब्दुल गयूम की, या जिया उल हक की? तो इनका आंसर बी होगा, जिया उल रहमान के दिमाग की ये थी शार्क जो थी उनसे रिलेटेड। ठीक है। अगला सवाल हमारा 42 नंबर पे चलते हैं। 42 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था? निम्नलिखित में से राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए 10 मार्च 2006, ऑप्शन नंबर बी 5 मार्च 2006, 15 मार्च 2006, या डी 9 मार्च 2006 की यहाँ पे क्या है? बात कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी 15 मार्च 2006। मानव अधिकार आयोग की क्या हुई थी? स्थापित करने का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था 2006 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। 43 के बारे में बात कहेंगे कि ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक विश्व जैव विविधता हॉट स्पॉट के बारे में बात करेंगे। हॉट स्पॉट के है पश्चिम घाट में सिंधु गंगा मैदान, थार रेगिस्तान, या मालाबार? तो पश्चिमी घाट से संबंध है ये। ठीक है। कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? फफूंदी, बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, या विषाणु? 44 नंबर सवाल का आंसर करिए। 44 नंबर जो सवाल है अगर इसके बारे में बात करेंगे तो किससे संबंधित है? 44 नंबर
नील हरित शैवाल का यहाँ पे नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44। 45 नंबर की बात करेंगे तो पादप जगत का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? पादप जगत का सबसे बड़ा फूल की यहाँ पे हम बारे में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। तो क्या है ये? इसके बारे में बात करेंगे तो रेफोलिसिया। रेफोलिसिया इतना ही याद रखो, इसका जो राइट आंसर है वो यही है। रेफोलोसिया जो है इसका राइट आंसर है। क्या ये सबसे बड़ा फूल माना जाता है पादप जगत का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में बात करेंगे। जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो भी ए होगा। कौन सा होगा? नोसोफियर। कौन सा होगा? नोसोफियर क्षोभमंडल की यहाँ पे नोसोफियर की बात हो रही है। बी नंबर तो क्षोभमंडल है, मिसोफियर और बाह्य मंडल ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, क्या होगी? नोसोफियर की यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? राज्य गठन की यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 47 में बात कर रहे हैं हम कि राज्य का पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 25 जून 1952 में, 15 अगस्त 1953 में, या सी 15 जनवरी 1954 में, या डी के बारे में बात करेंगे 30 सितंबर 1955। यानी 55 में इसको क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। 30 सितंबर के यहाँ पे बात हो रही है। 30 सितंबर यानी 30 सितंबर को 1955 में क्या होती है? रिपोर्ट सबमिट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बात करेंगे तो कह रहा है कि वोलोटाइल मेमोरी है, वोलोटाइल मेमोरी है क्या है? रोम की, रोम, एप्रोम या रैम, या इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रैम के बारे में जो है बात कह रही है कि वोलोटाइल जो है वो क्या है? एक रैम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। यहाँ तक तो हमारा हो गया ऑलमोस्ट, हमारा अर्धशतक जो है पूरा हो गया है और 100 सवालों का ही है। ठीक है, बाकी हम अपनी टाइमिंग जो हमारी होती है 1 बजे से होती है रोज की। मैं थोड़ी सी किसी माता जी थोड़ी हमारी बीमार चल रही है तो हम घर से ही यहाँ लेट आए थे। तब तो मैडम का एक मैराथन चल रहा था तो उन्होंने ऑलमोस्ट 3 घंटे की क्लास ली, जिस वजह से मैं जो है नहीं ले पाई थी, मैं लेट हो गई थी। मैं आई यहाँ पे लेट थी तो इसलिए ये क्लास लेट हुई है। और बात की जाएगी कल जो होगी, कल भी उत्तराखंड की ही एक क्लास होगी जिसमें थोड़ा ये सारी चीज़ों को ना करके थ्योरी पे चलेंगे। इसमें मैं थ्योरी में ज़्यादा अच्छी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। हम थ्योरेटिकली मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि डिमांड तो मुझे मैप की ही हुई थी कि मैप पे पढ़ाना है, पर ये प्रीवियस ईयर के सवाल भी करने बहुत ज़रूरी थे। ठीक है, ये क्या है? ओके, यहाँ पे रीजनिंग वगैरह आ गई क्या ये? हाँ, ये रीजनिंग आ गई है, फटाफट इनको निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है? MIT, फेयरवॉल, या इसके बारे में DSL, या WC3। यानी इनमें से कौन सा है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है? तो वो फायरवॉल जो है, फायरवॉल का नाम आता है कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी CPU और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? यानी आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है? डेटाबेस, एड्रेस बस लिखा है, वो बस है वो। ठीक है, नियंत्रण बस या अनियंत्रण बस, ये यहाँ पे जो है बात कही जा रही है। 51 नंबर, किस भाषा में GRASP को VMDIS को मतलब इसमें कुटित किया जाता है? इसमें इसको कुटित क्या होगा? यानी GRAN को ग्रेन का कुट क्या होगा? अब इसमें से हमें क्वेश्चन नंबर 51 का देना है। ये रीजनिंग के सवाल आ गए हैं, याद रखिएगा ध्यान से, ये रीजनिंग के सवाल यहाँ पे जो है इंक्लूडेड हो गए हैं। तो इसके बारे में बात की जाएगी। तो अगर इससे इसको इंक्लूड करो तो माइनस और प्लस का सीन होता है इसमें। इसका जो आंसर होगा
क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में अगर बात की जाएगी कि क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। XMVIZ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 52 पे चलते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में कितने पद हैं, निम्नलिखित में से इसमें से कितने पदों की यहाँ पे बात हो रही है कि 52 में कितने पद हैं, अगर इसके बारे में बात की जाएगी तो कितने हैं, 25, 24, 26 या 23। इसमें 25 पद हैं। कितने पद हैं इसमें, 25 पदों की यहाँ पे बात हो रही है। अगला पद यानी अगला टर्म होगा J1A का ZX2D V6G T21J R88M डैश 4P454P क्वेश्चन मार्क दे रखा है और वहां पे जो है हमें इसके बारे में जो है 53 का जो है हमें बताना है कि 53 का क्या होगा। अगर 53 के बारे में बात करेंगे तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या ले, Z दिया है, X दिया है, यानी गैप दे के यहाँ पे Y नहीं दिया है, ठीक है। और W आता है ना, फिर वो गैप दे रखा है, ये 20 नंबर पे आता है। आपने इजोटी का नाम सुना होगा ना, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25 रीजनिंग में ही होता है ये, ठीक है। ओके पी, ठीक है। तो ये हम पीछे उल्टी ABCD की इस तरह बढ़ रहे हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और इसमें मैथ्स के भी हम नंबर्स ले सकते हैं ना, 1, 2, 6, 2, 8, 8, 4, 4, 8, 8 का माइनस करेंगे अगर तो आधा आधा 4, 4 ले लिया है। और इसमें किस हिसाब से लिया था, 2, 6, 7, 6, 5 S। इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी 53 का राइट आंसर क्या होगा, ए N2676S जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। इसके बारे में बात करेंगे कि एक व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि एक व्यक्ति विशिष्ट स्थान से एक किलोमीटर पूरब की ओर चलता है और उसके पश्चिम में 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी पूरब की बात हो रही है, जहां से सूरज निकलता है वो पूरब डायरेक्शन होता है, तो पूरब की तरफ क्या करता है, वो पूरब की ओर चलता है और उसके पश्चात वो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, यानी ये पूरब था, इसके दक्षिण यानी इस तरफ जाएगा, वो दक्षिण की तरफ जाता है, ठीक है। और फिर 2 किलोमीटर पूरब यानी ऐसे जाने के बाद फिर ऐसे मुड़ गया, यानी वापस 2 किलोमीटर आ गया वो आता है और अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वो आरंभिक स्थान में अंतिम स्थिति तक कितनी दूरी है, यानी 6, 18, 12 या 5 किलोमीटर की इसमें से दूरी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 54 की यहाँ पे बात हो रही। तो पहले ही मैंने बताया कि ये क्या करता है, जब ये 5 किलोमीटर चलता है ना तो वापस में ये 2 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर बच गया। और ये मतलब ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ये ऐसे चला, फिर ये ऐसे चला, तो घूम रहा है एक ही जगह पे, और उसको बताना कि लास्ट में कौन सी जगह पे जाके अपनी जगह पे जो पहुंचा है तो कितनी दूरी बच गई है। तो 5 किलोमीटर की क्या है दूरी जो है इसमें बच जाती है। अगला सवाल हमारा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या कह रहा है कि वर्ग के प्रत्येक पंक्ति के आरंभ स्तंभ में संख्यकों का एक नियम के अनुसार लिखी गई विलुप्त के बारे में यहाँ पे जो है बात कही जा रही है। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनके बीच में जो यहाँ पे विलुप्त नंबर्स हैं उनके बारे में हमें जो है बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, 85, बी 92, सी 99 या 70, यानी इसमें बात की जाएगी हमें यहाँ पे बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर जो हमारा होगा बी आंसर होगा, कितना 92 इज द करेक्ट आंसर। 56 के बारे में बात करेंगे, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ माइनस का अर्थ घनात्मक है यानी गुणा है, और गुणे का अर्थ विभाजन है और विभाजन का अर्थ ऋणात्मक है, तो ये और ये सवाल दिए गए हैं और ये बहुत इजी और बहुत मज़ेदार सवाल होता है। मतलब मुझे रीजनिंग का ये बेस्ट सवाल लगता है और ये मेरा कभी गलत नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर बी होगा, 0। बी इज द राइट आंसर।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, शक छप के सिक्कों में सोने चांदी के अनुपात क्या था। शक जो थे, शक हमने शक क्या बोलते हैं, जब इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो शक जो वंश था उनके बारे में भी जो है हमें क्या होता है पढ़ने को जो है मिलता है। तो कह रहा है कि उनके जो सिक्के का अनुपात क्या होता था, तो हम सबको पता उनके सिक्के का अनुपात जो होता था 1:35 होता था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 हिस्ट्री। राजगीर के जहांगीर के दरबारी चित्रकारी उस्ताद मैसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में बात कर रहे हैं कि वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। ठीक है, पशु पक्षी के लिए, राजकीय रूप चित्रण के लिए, बाजारी जीवन के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जहांगीर के बारे में याद रखिएगा कि चित्रकारी में अगर कुछ बात होती थी तो बहुत सारी चीजें आ जाती थी, लेकिन पशु पक्षी के लिए अगर कोई जाना जाता था तो कौन थे, उस्ताद मैसूर जो है उनका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरोध में भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था के जो ठीक है शांति व्यवस्था के पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्यवाही की थी, यानी 13 दिसंबर 1948 की बात यहाँ पे हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, 13 दिसंबर 1948 की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, या फिर 17 दिसंबर 1948, या 18 सितंबर 1948, या 26 जनवरी 1950। हैदराबाद राज्य के विरोध में भारत सरकार, यानी यहाँ पे आज़ाद भारत के बारे में बात हो रही, शांति व्यवस्था के बारे में बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक सेकंड, हम ये बात कर रहे थे कि जो हैदराबाद राज्य की पुनर्स्थापना की जो बात हो रही थी, तो 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ था, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और क्या है, ये भारत सरकार ने राज्य में शांति स्थापित व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पे बात हुई थी। तो कौन सी डेट आ जाएगी, तो 13 सितंबर 1948, मैंने स्टार्टिंग में ही इसके बारे में बात कही थी अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। 60 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन, यानी कौन सा जैविक नाइट्रोजन की यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थितीकरण से संबंधित है। ये लाल शैवाल, भूरा शैवाल, या हरा शैवाल, या नील हरित शैवाल के यहाँ पे जो है बात कही जा रही। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर, नील हरित शैवाल की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब थोड़ी सी विधि से संबंधित सवालों पे चलते हैं, यानी स्टेट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात हम करेंगे। स्पेशली उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड से रिलेटेड जो यहाँ पे सवाल हो सकते हैं हमारे। ठीक है, स्टेशनों पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल की ऊंचाई का क्या कहलाती है। अगर जो समुद्र तल है वहाँ पे जो बोर्ड लगे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे क्या लगे होते हैं वहाँ पे, बोर्ड लगे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्पोर्ट हाइट कहा जाता है, बेच फ्लाइटेड कहा जाता है, बेंच मार्क कहा जाता है, स्पोर्ट मार्क कहा जाता है, हम सबको पता है उसको क्या कहते हैं, बेंच मार्क कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और ऊंचाई 1/2 किलोमीटर है का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर 62 के बारे में बात करेंगे तो 1 किलोमीटर का स्क्वायर कर दिया है, बी 1/2 किलोमीटर का स्क्वायर, और सी 3 किलोमीटर, या डी 2 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी 1/2 किलोमीटर क्या होगी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, क्षेत्रफल हो जाएगा, माफ करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्नलिखित में से कौन सी है।
उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर अगर आपसे पूछेगा कि कौन सी है, तो हमेशा याद रखिएगा ऊपरी गंगा नहर सबसे पुरानी मानी जाती है। हमने पहले भी इसके बारे में जो है पढ़ रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 64 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो काली, भागीरथी, यमुना या अलकनंदा, ठीक है। काली जो है उत्तराखंड की क्या है, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी में से एक मानी जाती है। यमुना जो है, मतलब यमुना का ज्यादातर जो वो हिस्सा है उत्तर प्रदेश में भी तो आ जाता है ना, तो वो उत्तराखंड की कैसे मानी जाएगी प्रॉपर वे में? अलकनंदा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते, क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में बात करेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्या है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी क्षेत्रफल में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, बी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पे जो है बात हो रही है, ठीक है। अगला सवाल हमारा है 66। ये कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में अगर बात करेंगे तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो पहला हमारा होगा कि वाडिया इंस्टीट्यूशंस ऑफ हिमालय जियोलॉजी देहरादून, विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान पिथौरागढ़, भारतीय सैन्य अकेडमी हरिद्वार या हाई अल्टीट्यूड फ्लाइट फ्यूलॉजी रिसर्च सेंटर चमोली, यानी इनमें से हमें युग्म में सही बताना है, यानी इन सब में से कोई एक जो है हमारा सही है और उसी सही का जो है हमें क्या करना है, आंसर बताना है। तो इसमें एक ही सही और वो ये है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो है देहरादून, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 बोलेंगे तो टॉस निम्नलिखित में से किस सहायक नदी है, यानी टॉस की बात करेंगे तो ये निम्नलिखित में से किसकी जो है सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। धौला गंगा, पिंडारी हमने इनके बारे में भी पढ़ा था, याद हो अगर आपको, काफ़ी टाइम हो गया हमें उत्तराखंड पढ़े हुए, लेकिन हमने जब पढ़ा था तो हमने इसके बारे में जो है डिस्कस किया था। यमुना या मंदाकिनी, हम सबको पता है कि टॉस जो है वो किसकी सहायक नदी में आ जाती है, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है कहाँ पर? जनपद अल्मोड़ा जो है, क्वेश्चन नंबर 68 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो है कहाँ पर स्थित है। महान हिमालय में, शिवालिक श्रेणी में, लघु हिमालय में आ जाता है। ये लघु हिमालय में क्या है, ये स्थित है, ट्रांस में नहीं। हमने हिमालय श्रेणी के बारे में जब पढ़ा था तो हमने इसके बारे में भी बात की थी, और मैं कल शायद आपको उत्तराखंड का एक पूरा मैप के अकॉर्डिंग पूरा उत्तराखंड का इन शॉर्ट जियोग्राफी पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें हिमालय, नदियाँ, झरने, झील जो हो सकता है, जो कल की क्लास में 2-3 घंटे की क्लास होगी, जितना पॉसिबल होगा वो हम करवाएंगे कल की क्लास में। आज हम ये सवाल पढ़ रहे थे, कल हम थ्योरेटिकली जो है उत्तराखंड को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में बात करेंगे कि 69 हमारा क्या कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि मनेरी भाली परियोजना निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? टिहरी में, देहरादून में, पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी में। हमने इस भाली परियोजना के बारे में भी पढ़ा था, जब हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, जब हम उत्तरकाशी के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने इसके बारे में भी जिक्र किया था आप लोगों से, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है। किसकी जनसंख्या सबसे सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग? ठीक है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात की जाएगी कि किसकी जनसंख्या यहाँ पे जो है बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, जौनसारी, बी कह रहा है भोटिया बुक्सा, या डी थारू जो जनजाति है, थारू जनजाति जो उत्तराखंड की जनजाति में है सबसे ज्यादा है, थारू जनजाति उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है, ठीक है, याद रखिएगा। 71 यानी 71 नंबर सवाल पे चलते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से
निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था? यानी 70 नंबर 1 में सवाल में कह रहे कि अशोक मेहता की उसके बारे में बात हो रही कि गठन हुआ था, तो वो हुआ था साल 1977 में इसका गठन हुआ था। 72 नंबर सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला पंचायती की बात यहाँ पे हो रही है, क्वेश्चन नंबर 72 कि क्या है, पंचायत राज्य को लागू किया था? तो राजस्थान याद रखेगा। पहले नंबर पे कभी भी पूछेगा कि भारत में पहला पंचायती राज्य किसने किया था, तो वो कोई नहीं और राजस्थान था जिसने सर्वप्रथम क्या किया था, पंचायती राज्य को जो है लागू किया था। और आपको एग्जाम्पल के साथ भी बताती हूँ मैं। अगर आपने राजस्थान की कोई पुरानी मूवी देखी होगी, नहीं भी देखी होगी, इंडियन बॉलीवुड मूवी देखी होगी, इसमें अगर राजस्थान से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है या राजस्थान का रिलेटेड संबंधित में उस मूवी में कोई सीन अगर आपको याद देखा होगा तो पंचायती का रहा है। ये देखो, ये गवर्नमेंट ने लागू किया, ये अलग बात है, लेकिन अगर आप नॉर्मली भी जब आप देखोगे ना तो एक ऐसे झुंड बैठा होता था जिसमें पहले जो लड़कियों को मार दिया जाता था, जिसके बारे में जो वहां के सरपंच होते थे, पंचायत होती थी, वो बातें करते थे। तो वो शुरू से राजस्थान से रहा है और उसके बाद ही सबसे पहले अगर पंचायती राज्य कोई लाया था तो वो राजस्थान ही था, याद रखिएगा। क्या था वो, राजस्थान ही था। क्वेश्चन नंबर 72 हो गया। 73 नंबर बात करेंगे कि ये क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन पंचायती राज दिवस है? यानी 5 जून है, 24 अक्टूबर है, 23-24 अप्रैल की डेट याद रखिएगा। क्या रखना है, 24 अप्रैल जो क्या है पंचायती राज दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। निम्नलिखित में से 74 नंबर, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी, हमने याद है हमने शासकों के बारे में जब पढ़ा था उत्तराखंड में 3-4 शासकों के जब बारे में हमने पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि 1918 में क्या हुआ था कि जब जो गोरखा, नेपाली गोरखा हुआ करते थे वहां पे उनका शासन हुआ करता था, तो उनसे अंग्रेजों ने फिर हुकूमत ले ली थी, फिर उनका शासन हो गया था। हमने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है। कोई भी बच्चा उत्तराखंड का मुझे ये नहीं बोलेगा कि मैम हमें उत्तराखंड की हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। ठीक है, हर सवाल हर क्लास में उसके बारे में जो शासक हुए थे हमने उनके बारे में जो है जिक्र किया था। क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में अगर बात करेंगे कि 74 नंबर का, तो क्या चंद की पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? क्या है, त्रिमल चंद के बारे में, त्रिमल चंद। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहे, दिलीप चंद या उद्योग युदत्त चंद या कौन थे? डी ऑप्शन बाज बहादुर चंद का नाम आपको याद रखना है। किसके बारे में? 74 नंबर के बारे में बाज बहादुर का आपको नाम याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में अगर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है कि वर्ष 2020 और 21 संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्नलिखित में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ था? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर से, ब्याज या संपत्ति प्राप्ति से, भारत सरकार राजस्व से क्या हुआ था? अनुदान जो है उनको प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? यानी इसमें धनराशि के बारे में बात कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में हम बात करेंगे तो कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसमें जो धनराशि दी जाती है 3000 के आसपास क्या है धनराशि योजना के अंतर्गत दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी क्वेश्चन नंबर 77 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि शिशु लिंगानुपात कितना था? तो कितना था? 890 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। 78 में बात किया जाए कि पलायन की समस्या को निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग को संशोधित नाम क्या रखा गया था? यानी क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहा है कि क्या रखा गया था? पलायन आयोग, क्रमशः विकास एवं पलायन निर्माण योग जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। ये क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य एक का उद्देश्यों से संबंधित नहीं है?
क्या नहीं है, संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, तो क्या है ये, प्राकृतिक संसाधनों की संभावित उत्पादनों में सुधार करना है तो ग्रामीण निवास के आयोग में वृद्धि करना, या पर्यावरण धारणाएं, पर्यावरण धारणाओं का दृष्टिकोण जो है क्या है, इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में अगर बात की जाएगी तो कह रहा है कि श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थे, यानी उनको कितने दिनों के लिए क्या किया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो 116 दिनों के लिए क्या किया गया था, उनको मुख्यमंत्री जो है बनाया गया था। किसको, तीरथ की यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश स्थापना क्या बोलते शपथ दिलाई गई थी। तो इसका जो आंसर होगा सी, जस्टिस RS चौहान को क्या किया गया था, 2021 में उत्तराखंड में न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, भारत में लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रमकाल क्या था। उत्तराखंड का क्रमकाल के बारे में जो है यहाँ पे बात कही जा रही है, तो क्या था, 13वां, याद रखिएगा क्या था, 13वां था। क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में बात करें, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, नायरा, कोशी, टोस नदी या पिंडारी नदी, इनमें से किस नदी के तट पर जो है ये स्थित है। तो हम सबको पता है कोश नदी, याद रखिएगा, क्योंकि कोश नदी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो प्रसिद्ध नदियों के साथ साथ हम वहां के जो देवी देवता थे उनके बारे में भी जो हमने डिस्कस करा था। क्वेश्चन नंबर 84, 84 में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। कुमाऊं का इतिहास के बारे में अगर बात करेंगे किसके द्वारा लिखी गई थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, बद्रीदत्त पांडे द्वारा लिखा गया था कुमाऊं का इतिहास, अगर आपको याद हो तो। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, यानी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पे क्या है, बात कही जा रही है कि किस वर्ष में जो है लिखा, मतलब उद्यान की स्थापना की गई थी। तो साल 1982 में क्या हुई थी, इनकी स्थापना की गई थी। 86 में वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगम की कुल संख्या क्या है, नगर निगम के यहाँ पे कुल संख्या की जो है बात कही जा रही है कि कुल संख्या कितनी है। तो हम सबको पता है उत्तराखंड में कितनी है, 9 है। कितनी है, 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में अगर बात की जाएगी कि क्वेश्चन नंबर 87 हमारा क्या कह रहा है, तो ये कह रहे कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। एक बात याद रखिए, इसका जो राइट आंसर है, जसपाल राणा जो थे उनको रत्न तो मिला था लेकिन उनको खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला था, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था और अर्जुना पुरस्कार मिला था। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो नाम आएगा वो होगा जसपाल राणा का, याद रखिएगा। जसपाल राणा जो है करेक्ट आंसर है, लेकिन उनको खेल यहाँ पे रत्न, ये वाले रत्न की नहीं, उनको द्रोणाचार्य का मिला था, और दूसरा जो उनको मिला था, उनको मिला था अर्जुना पुरस्कार, जो खेल स्पोर्ट्स में आ जाता है, उसी में जो है इनको दिया गया था। जय श्री राम गणेश, उत्तराखंड का ही आपके कहने के बाद हम PYQ कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हमने 87 सवाल जो है कर लिए हैं, 87 क्वेश्चंस हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं और आज ये होंगे। और उसके बाद कल की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो ये करेंगे कि कल हम उत्तराखंड की थ्योरी पे चलेंगे। ठीक है, इस पे चलेंगे, उत्तराखंड की थ्योरेटिकली चीजें थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अगले सवाल पे हमारा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पे। अगर 88 नंबर सवाल के बारे में बात करेंगे तो ये क्या कह रहे कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड में प्रथम राज्यपाल कौन थे। प्रथम राज्यपाल की यहाँ पे बात हो रही है, तो हम सबको पता है सुरजीत सिंह बरनाला जो थे वो क्या थे, सुरजीत सिंह बरनाला जो थे वो क्या थे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल जो है बने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 यानी 89 के बारे में हम बात करेंगे। ये क्या कह रहे कि भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने जो क्या किया था, साइकिल रैली का नेतृत्व उन्होंने किया था।
क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्या कह रहा है, अगर 90 में बात करेंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या था, हाँ क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में बात करेंगे कि 90 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद के सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा या हरिद्वार। तो इसका जो आंसर होगा उधम सिंह नगर जो है यहाँ पे क्या करती है, सर्वाधिक जनजाति जो है यहाँ पे निवास करती है। और इसके साथ ही आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहिए, अगर आप देख रहे हो तो इनके आंसर भी आप करते रहिए, ठीक है। सिर्फ पढ़ाने नहीं होता, उसको पढ़ना भी होता है। क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में 91 के बारे में बात करेंगे तो 2021 में विश्व सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रों के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय उद्यानों में कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्नलिखित में से क्या था, तो उसका जो स्थान था दूसरा था, क्या था, ऑप्शन नंबर ए यानी दूसरा जो था वो इसका राइट आंसर है। 92 में बात करें बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था, बछेंद्री पाल के बारे में शायद ही कोई बच्चा होगा जो उनको नहीं जानता होगा, तो इनके बारे में कह रहा है कि इनको क्या मिला था, कि इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था। अगर इनके बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा यानी 1984 में इनको क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। उत्तराखंड में तीलू रौतेली तीलू रौतली पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दिया जाता है, यानी कौन सा जो क्षेत्र है, एरिया यानी डांस सिंगिंग और ये सब जो चीजें इनसे इंक्लूडेड अगर बात की जाएगी तो किस क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है, तो याद रखिएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये सी ऑप्शन है, उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। और 93 का सी राइट, उल्लेखनीय क्षेत्रों के लिए क्या है, इसको दिया जाता है। अगला सवाल 94 का बताइए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निर्देशक कौन थी, यानी फीमेल बात यहाँ पे हो रही है कि उत्तराखंड की फर्स्ट फीमेल जो थी वो पुलिस जो बनी थी, निदेशक कौन थी। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर करिए। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर ए, इसका जो आंसर होगा ए होगा, कंचन चौधरी भट्टाचार्य इज द राइट आंसर, ठीक है। ये जो क्या बनी थी, उत्तराखंड की पहली फर्स्ट फीमेल पुलिस वाली जो है वो बनी थी। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। 95 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में बात करेंगे तो ये कह रहे हैं कि गुरबासत ताम्रपत्र शिलालेख शाक्य संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है, ठीक है। शाक्य संवत के बारे में आपको मैंने थोड़ा बहुत बता रखा था उत्तराखंड की हिस्ट्री में। ये क्या होता है, ये एक तरह से कैलेंडर होता है जो हम नॉर्मली जो कैलेंडर देखते हैं वो गॉर्गोरियन कैलेंडर उसको कहा जाता है, हम वहां से देखते हैं जो ईसा मसीह के जन्म के उपरांत माना जाता है, उसके जो डेट वाइज है। लेकिन ये जो है शाक्य संवत जो होता है ये पता है ये चंद्रमा से रिलेटेड है, चंद्रमा से रिलेटेड है। आप लोगों ने साउथ के बच्चे जो हों उनको इसके बारे में नॉलेज हो सकती है, हमें नहीं है, क्योंकि चांद के हिसाब से होता है और इनका जो त्यौहार भी होता है थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग जो होता है एक और आता है शाक्य संवत और एक और होता है, उसके अकॉर्डिंग कई बार जो डेट वगैरह जो है 2 बार पड़ जाते हैं, दिवाली और ये सब त्यौहार 2 2 बार पड़ते हैं। इसके पीछे यही रीजन होता है, कुछ चंद्रमा के अकॉर्डिंग बता देता है, कोई कुछ और बता देता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही चलता है। जो ब्राह्मण वगैरह होते हैं वो भी जो है इसी को देख कर बताते हैं, ठीक है। तो 95 का हमारा आंसर अगर पूछेगा कि क्या है तो 95 का आंसर क्या है, तो तीसरा है ज्ञानचंद्र, ज्ञानचंद्र की यहाँ पे बात हो रही है। 96 की बात करेंगे तो 96 हमारा क्या कह रहा है कि 96 कह रहा है कि बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है, बद्रिका खंड जो है किस पुराण का अंश है, तो स्कंद पुराण याद रखिएगा, स्कंद पुराण का हिस्सा है ये, ठीक है। 97 के बारे में बात करेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे, ये तो आप बता सकते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे ये बताइए। 97 का आंसर बताइए फटाफट, 97 का आंसर बताइए। ये तो आप लोगों को खुद बताना है, ये वाला आंसर खुद बताइए। 97 इससे इजी नहीं हो सकता अगर आप पहाड़ी हैं तो बताइए क्या कहा जाता था। क्षेत्र कहा जाता था थात या भूमि जोत,
जोत नहीं कहा जाता, जोत जोता जोते जाते जो खेत वगैरह होते हैं ना, जो जोते गए तो उनको कहा जाता है, तो ये तो नहीं होगा। क्षेत्र इज द वेरी कॉमन, तो ये भी नहीं होगा। थात है इसका राइट आंसर, थात जो है इसका राइट आंसर है। 98 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में अगर हम बात करेंगे, क्या कह रहा है कि उन साल 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखाओं ने वहां पर सूबा किससे नियुक्त किया था। हम सबको पता है कि साल 1790 से 1790 के आसपास से लेके 1918 के आसपास तक शायद, है ना, 1918 तक गोरखा रहे थे या 1818 तक रहे थे, ये बताओ मुझे जरा। गोरखा कितने साल तक रहे थे उत्तराखंड में। नेपाली जो गोरखा थे उन्होंने कितने सालों तक शासन किया था उत्तराखंड में। 97 का सी, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था, आप लेट बता रहे हो। 97, 97 का सी होगा, भूमि कहते थे वो, कैसे। भूमि तो अभी भी कहा जाता है, भूमि कैसे होगा, ये बताओ, लिख के बताओ। 98 का बी, हाँ ये तो ठीक है, 98 का बी ठीक है, ये वाला बताइए मुझे। 98 का भी बी कैसे हो रहा है आपका। 98 का बी का सी नहीं होगा क्या। हमने पढ़ा भी तो था जुगामल शाह के बारे में, अगर आपको याद होगा तो। हाँ 1815 तक रहे थे। अगर आपको याद होगा तो मैंने जुगामल शाह के बारे में आपको बताया भी था, अगर आप लोग को याद होगा तो। जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमने इसके बारे में जिक्र भी किया था ना। 1979 के बाद, 1790 के बाद सूबा किसको करते हैं वो करते हैं जोगामल को, शाह को क्या करते हैं वो वहाँ के सूबा घोषित करते हैं। वही सवाल आता है हमारा, सवाल नंबर 99 के बारे में बात करेंगे। सवाल नंबर 99 के बारे में अगर बात की जाएगी, ये बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है। आप शायद गढ़वाल की हो ना, आप इसके बारे में बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा उत्तर सही है, हाँ ठीक है। ये बताइए 99 आप गढ़वाल के साइड के हो ना, ये बताओ बरदोली, बरदोली के नाम से क्या विख्यात है, ये बताइए। बरदोली के नाम से क्या गुजुड जो है वो विख्यात है, या फिर लेंस डाउन जो है वो, लेंस डाउन विख्यात है, या दसौली या ककुड़ खाल जो है ये विख्यात है, ये बताइए। ये तो आपको बताना होगा, इसके बारे में बताइए। दो ही सवाल बचे हमारे, फिर टाइम हमारा भी खत्म हो रहा है। ये बताओ 99 का ए, बिल्कुल ये तो आपका गलत ही नहीं होना चाहिए, ये राइट आंसर है। गुजुड जो है इसका राइट आंसर है, क्या है, गढ़वाल की बरदोली जो है इस नाम से फेमस है। सवाल नंबर 100 यानी शतक पे बात करते हैं। सवाल नंबर, हम 100 ही सवाल आज करने वाले थे, और 100 के बारे में बात करें। उत्तराखंड में श्री नंदा देवी रज जात यात्रा में मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है। तो हम सबको पता है चमोली में होता है। कहाँ पे होता है, चमोली में जो है ये आयोजित होता है। तो क्वेश्चन आज हमने 100 सवाल कर लिए हैं। कल हम थोड़ा सा उत्तराखंड का मैप को जो है बनाएंगे, और जियोग्राफी के अकॉर्डिंग आप एक काम करिए। अच्छा कोई बात नहीं, कमेंट धीरे, हाँ होता है, कमेंट धीरे ही आता है, नेटवर्क का इशू रहता है। मेरा ये कहना था कि कल हम उत्तराखंड का 1 बजे से और 1 से 2 3 के आसपास तक जितना भी टाइम जाए हमारे पास, और उत्तराखंड का एक बार पूरा मैराथन में जियोग्राफी करने वाले हैं बाय मैप। मैप के अकॉर्डिंग करेंगे हम, जिसमें हम नदियों के बारे में, इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में, पूरी नदियों नहीं पढ़ेंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ, वो नदियाँ पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। झीलों के बारे में जो बहुत ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा उनको वन लाइनर पढ़ लेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में नदियाँ बहुत हैं, छोटी बड़ी झीलें बहुत हैं, पर जितना हो सकता है हम उतना करेंगे। इसके अलावा थोड़ा ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ लेंगे। कल की क्लास में हम उत्तराखंड का थ्योरी के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। आज हमने 100 सवाल कर लिए हैं, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। और 2023 का है ये, 2023 का उत्तराखंड पीसीएस का है ये, पटवारी लेवल पे था ये।
तो इसको एक बार आप देख लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और अगर कोई चीज़ रह जा रही हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि नहीं मैम हमें ये नहीं ये पढ़ना है, तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं उस हिसाब से कल की क्लास जो है प्लान कर लूँगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।